हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम, जिसे पेंडुलम प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो चलिए यहां पे बहुत अच्छे से आप कॉपी पेन को सब बंद कर दीजिए, एक बोतल पानी ले लीजिए और बहुत अच्छे से यहां पे देखिए यहां पे मैं आपको जो आज का टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझिए कि इसमें जेई मेंस में, नीट में, बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और ये जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना, उतना आसान भी नहीं होते। मतलब ईजी होते हैं, लेकिन ईजी कब होते हैं, जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, बहुत रिलैक्सिंग में पढ़ाऊँगा, बहुत एनालिसिस से पढ़ाऊँगा। समझ में आ रहा है ना। आपके दिमाग में हर एक चीज़ को सेट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अपना जो पहला टॉपिक है ये है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम, ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस आए हैं ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है ना। अब तक इसमें इस टॉपिक से, ये छोटा टॉपिक है, समझ रहे हैं ना, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं नीट में। दोनों क्वेश्चन जो है ना एक लेवल का क्वेश्चन है। मतलब नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन आया है, समझ में आ रहा है ना। मतलब सोचने पे मजबूर कर देने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि इसका कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, समझ में आ रहा है ना, उसका आप धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब इसमें अपने को एक केस पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। एक केस है पेंडुलम प्रॉब्लम। बस उस पेंडुलम से डील कर देना है, उस पेंडुलम को अच्छे से समझ लेना है, उस पेंडुलम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। क्वेश्चन जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अपना है पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम, अरे कैसा भी प्रॉब्लम हो भाई, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो इस पेंडुलम का काहे नहीं सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। पेंडुलम एक प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन ये संस्कार है, ठीक है ना। और संस्कार के पास अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मजा ही मजा आएगा। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डायग्राम है। मतलब ये डायग्राम जो बना रहा हूँ मैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये डायग्राम को बनाया जा रहा है। इस बात को आप लोग कृपया ध्यान रखें। जय हो, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होगा कि अपना मान लीजिए कि ये इसी पे लटकाना है, तो ये कुछ तो होना चाहिए लटकाने वाला ना, ठीक है ना। पेंडुलम है, पेंडुलम 2 पेंडुलम है, एक ये और एक ये, समझ में आ रहा है। और ये अपना गोला और एक ये अपना गोला, मतलब ये तो पेंडुलम बनाना था ना, ठीक है। एक पेंडुलम हुआ जिसका इसका मास जो है m2 है, मान लो इसका मास m1 है, ठीक है ना। इसका मास m1 है, इस पर चार्ज जो है q2 है और इसका चार्ज जो है q1 है, ठीक है ना। इसका चार्ज q1 है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, q1 है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मान लो x है। और ये जो हाइट दिया हुआ है, ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये मान लो y दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे अब इसका चार्ज q2 है, तो यहाँ पे बताइए कितने तरह के फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि कितने तरह के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं इस पेंडुलम में। आप थोड़ा बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। कितने तरह के फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। एक मास है, तो मास के चलते एक आएगा इधर mg, मतलब m2 है तो m2 पे m2g लगेगा। ये m1 है तो इस पे m1g लगेगा, ठीक है ना। और दोनों q2 और q1 चार्जेज है। अगर q2 और q1 चार्जेज है, ठीक है ना, q2 और q1 चार्जेज है, तो इसके चलते एक सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो इधर Fe भी तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका वैल्यू होगा k q1 q2 बटे x², क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, ठीक है ना। यहाँ पे Fe भी तो लगेगा, जो सेम होगा k q1 q2 बटे x², ठीक है ना। और यहाँ पे m1g, यहाँ पे m2g, ठीक है ना। और एक और फोर्स लगेगा, धागा में आने वाला एक टेंशन फोर्स। तो ये धागा है जो एक, समझ में आ रहा है ना, जो स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है। और इस स्ट्रिंग में अपना एक टेंशन फोर्स लगेगा, ये T2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वाला सेंस चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे T1 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 वाला सेंस चल रहा है, तो T1 लगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोई और फोर्स लग सकता है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। अब कोई और कोई फोर्स लग सकता है तो बताओ मुझे भी यार, मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज हो, ठीक है ना। अब कोई और फोर्स लग सकता है, बताओ। नहीं लगेगा, अब कोई फोर्स नहीं लग सकता यहाँ पे। इसका जो डिस्टेंस है ये समझ लो, ये L दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है ना। स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ वेयर, घबराना नहीं, वेयर y जो है ये हाइट है, हाइट ऑफ पेंडुलम, मतलब वर्टिकल हाइट ऑफ पेंडुलम बोल सकते हो, हाइट ऑफ पेंडुलम,
पेंडुलम, इसको वर्टिकल हाइट बोल सकते हो। रुको इसको पूरा दिखाता हूँ। वाई जो है ये है वर्टिकल हाइट ऑफ पेंडुलम, वर्टिकल हाइट ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का वर्टिकल हाइट है, समझ में आ रहा है? मतलब वर्टिकल हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंडुलम यहीं तक तो है, समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल हाइट है, ये तो एल इसका ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है ना, ओरिजिनल लेंथ है। एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ है। एक्स क्या है? एक्स 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 क्या है? एक्स जो है ना ये है अपना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, दोनों चार्जेज के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया? M1 एंड M2 मासेस हैं जी, जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Q1 Q2 चार्जेज, अब क्या लिखाना है भाई, सीधी सी बात है। बस इतना को इंट्रोड्यूस करना था आपको, बस। तो अभी ये जानते हो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, ये सब जानते हो। T टेंशन है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, किसी एक पे खेल खेलता हूँ, ठीक है ना, जो इस पे खेल खेलूंगा वो सेम इस पे खेल चलेगा, ठीक है ना, दोनों सिमिलर है, क्योंकि इधर जो डायग्राम है वही सेम डायग्राम इधर बना हुआ है, बस M1 M2 है तो उससे क्या दिक्कत पड़ता है। चलिए समझ में आएगा आपको हर एक चीज़। देखिए यहाँ पे मैं M1 को कंसिडर करता हूँ, मतलब FBD ऑफ, मैं यहाँ पे देखूँ FBD ऑफ, FBD समझ में आता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD ऑफ किसका बनाता हूँ? M1 का। चलिए M1 का FBD बनाया जाए। FBD बनाने आता है FBD बनाने कैसे बनाया जाता है, मतलब जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं M1 पे, मैंने तो यहाँ पे FBD बना दिया है, लेकिन इसको तोड़ना भी तो है ना, तो FBD मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। M1 को देखते हैं यहाँ पे, M1 को पॉइंट से डिनोट किया जाए, ये M1 हुआ, ठीक है ना। अब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बस यहाँ पे बताइए कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से डिनोट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। नीचे लग रहा है अपना M1G लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए अब इधर क्या लग रहा है स्ट्रिंग में, इधर जो लग रहा है अपना ये टेंशन लग रहा है, जो लग रहा है T1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूं क्या कुछ हेला हो सकता है क्या? यहाँ पे कुछ सोच सकते हो आप? एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक एंगल देना भूल के, ठीक है ना। ये मान लो θ1 है और ये मान लो θ2 है, ठीक है ना। ये θ1 ये θ2, ये θ1 हुआ ये θ2 हुआ। अब आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, एक ये बात बताओ कि ये एंगल θ1 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एंगल आप बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? सोचो आप एक बार सोचो जल्दी, फटाफट बताओ ये कितना होगा। अरे भाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर VVIP कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा था? लेक्चर नंबर याद नहीं, लेकिन VVIP कॉन्सेप्ट का लेक्चर, उसमें मैं आपको कराया हूँ अल्टरनेट एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, टेंस जितने भी टाइप के लाइन्स एंड एंगल्स के ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं ना, मतलब हर एक चीज़ कराया वहाँ पे। उस लेक्चर को देखना नहीं भूलिएगा, समझ में आ रहा ना। बेसिक मैथ्स में मैंने हर चीज़ कराया भाई, हर चीज़ जो आपको पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला। समझ लीजिए कि वहाँ पे 30% फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो जाकर लेक्चर देखिएगा। अगर आपको इस छोटे चीज़ों का मतलब नहीं पता, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे समझ में ये θ1 तो ये भी θ1 होगा। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है θ1 लिखने का, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ इस θ1 को। अरे वही चीज़ है ना, ये टेंशन लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है, टेंशन और ये टेंशन लग रहा है। यहाँ पे यह θ1 बना, तो ये टेंशन से इधर वाला ये एंगल बना, ये θ1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूँ इसका क्या कीजिए कंपोनेंट तोड़िए, तो ये हो जाएगा T1 cos θ, T1 cos θ1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा अपना कंपोनेंट T1 sin θ1। जिससे एंगल जुड़ा होता है उसका कॉस लेते हैं और जिससे एंगल नहीं जुड़ा होता है उसका साइन लेते हैं। सीधी सी बात है, ले लिया ना, हम ले लिए। लेकिन ये जो है डायग्राम जो है ना, इक्विलिब्रियम पे है भाई, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम। ये सब इक्विलिब्रियम पे खेला चल रहा है, समझ में। मैं लिखा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये रेस्ट में मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना आए फोर्स उतना दाएं फोर्स, समझ में आ रहा ना। तो वो लगा देंगे अपना, सीधी सी बात है। तब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि T1 Fe बराबर T1 sin θ1, Fe बराबर T1 sin θ1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिख सकता है कि T1 cos θ1 बराबर mg, मतलब mg बराबर T1 cos θ1। सी बात है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या होगा सर, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एडिंग बोथ 1 and 2। समझ में आ रहा है ना, पूरे बच्चे जैसा देखो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब दोनोगे के स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 1। समझ में आ रहा था। ये हो जाएगा Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ये चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ठीक है ना, थोड़ा सा संघर्ष करना भी सीखिए आप, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे किया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब T1 स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे, T1 स्क्वायर।
अब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए T1 स्क्वायर ये तो कट के भैया ये 1 हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर डैश प्लस कॉस स्क्वायर डैश इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, तो 1 हो गया। अब T1 स्क्वायर है ना, तो यहाँ से स्क्वायर भेजेंगे तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, मतलब T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। मतलब टेंशन का वैल्यू ये निकल के आया, ठीक है ना, टेंशन का वैल्यू ये निकल के आया, ठीक है, आया समझ आपको, टेंशन का वैल्यू ये निकल के आया। अभी फटाफट अभी नोट कीजिए, समझ में आ रहा ना, अभी इतना नोट कीजिए, इस डायग्राम को रहने दीजिए, ठीक है ना, बस इतना नोट कीजिए, इतना मैं अभी मिटाने वाला हूँ, ठीक है ना, इसको अभी नोट कीजिए, फिर से डायग्राम बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, इतना नोट कीजिए बस, जस्ट इतना नोट कीजिए, जल्दी फटाफट कर दो इसे नोट, जल्दी इतना नोट कर दो, मैं फिर आगे बताऊँगा, ठीक है ना। कर लिया नोट आपने, कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं है, बताना बहुत चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं मिटाता हूँ। डेरिवेशन से क्या होता है, डेरिवेशन आप सोचोगे कि सर डेरिवेशन तो हमारे मतलब नीट जेई का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए है, लेकिन जो नीट का तैयारी कर रहा है, जेई का तैयारी कर, उसके लिए डेरिवेशन का क्या मतलब है। अरे है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब है। डेरिवेशन से ना कॉमन सेंस डेवलप होता है, इतना बात समझिए आप। फार्मूला जो है ना अच्छे से निकालना सीखिएगा, आप सारा फार्मूला रट लीजिएगा, नहीं निकालना भी कुछ चीज़ सीखिए, सीधी बात है। देखिए यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या आया अपना, T1 का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, यही आया ना, टेंशन का वैल्यू ये आ गया अपना। अब टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है ना। अब सिमिलरली देखिए, सिमिलरली जैसे मैंने वहाँ पे निकाला, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं T2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एफ ई स्क्वायर, क्योंकि एफ ई तो दोनों में सेम है, ठीक है ना, प्लस एम जी स्क्वायर, एम जी नहीं भाई, ये एम जी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये M1G स्क्वायर, ठीक है ना, M1G स्क्वायर, क्योंकि M1 के लिए खेल रहे थे, यहाँ पे M2G का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब T2 का वैल्यू अपना ये आ गया। सिमिलरली सीधी सी बात है, सिमिलरली आप इस पर भी FBD बनाइएगा तो सेम ऐसा ही केस निकलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा था। ये थीटा 2 है अपना, ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा था। वहीं खेलेंगे इधर, समझ में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वहीं सारा गेम होने जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताओ, ये चीज़ जो है ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, सीधी सी बात है भैया। रेस्ट में है तो जो दोनों पे इतना जो फोर्स इधर आएगा वो इस फोर्स के तो बराबर होगा ना, तो दोनों 90 डिग्री पे एक्ट करेगा, तो क्या होता है, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, सीधी सी बात है, बराबर टेंशन। ऐसे भी कर सकते हो, पढ़ा है ना आपको, पढ़ा है, कहाँ पे लामिस थ्योरम पढ़ा था, लामिस थ्योरम समझ में आ रहा था, उसी में एक क्वेश्चन कराया था, उसी में बताया था आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप एक और चीज़ बताओ। आपसे मैं पूछूँ कि आप टेन थीटा बताओगे, टेन थीटा बता दोगे, टेन थीटा बताओ, टेन थीटा 1 बताओ, टेन थीटा 1। तो टेन थीटा 1 के लिए आप ये कर सकते हो कि हाँ टेन थीटा 1 क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेन थीटा 1, तो टेन थीटा क्या हो सकता है, सोचो एक बार, टेन थीटा क्या हो सकता है। टेन थीटा आप ये बोल सकते हो कि मान लो कि थीटा यहाँ पे, ठीक है ना, थीटा यहाँ पे, आप यहाँ से देखो, ठीक है ना, उधर मत देखो, यहाँ से देखो, टेन थीटा 1 यहाँ पे देखो। टेन थीटा 1 को आप बोलोगे क्या कि आप एक काम करो, इसको क्या करो ना, ये T1 साइन थीटा 1 बाई T1 कॉस थीटा 1 है, T1 साइन थीटा 1 T1 कॉस थीटा 1, तो आप T1 कॉस थीटा 1 के जगह पर M1G डाल सकते हो, तो ये इसको M1G डाल दो, ठीक है ना, यहाँ पे M1G डाल दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे देखो, मैं डिराइव कराता हूँ, ठीक है ना, घबराना मत, आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेन थीटा 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम T1 साइन थीटा 1 बटे T1 साइन थीटा 1 बटे T1 कॉस थीटा 1, T1 कॉस थीटा 1, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, T1 साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, T1 साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं FE। T1 कॉस थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं M1G। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि टेन थीटा 1 बराबर FE बाई M1G आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टेन थीटा 1 बराबर FE बाई M1G आया। समझ में आ रहा है ना, ये कोई फार्मूला नहीं है, मैं फार्मूला जनरल फॉर्म आपको दूंगा, ठीक है ना, बस इसके नोट करते जाइए। वैसे ही सिमिलरली टेन थीटा 2 आपसे पूछ दूँ, सिमिलरली बताओ टेन थीटा 2 पूछ दूँ, तो टेन थीटा वहीं बताओगे, सही सी बात है, FE बाई M2G, इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकालो ना, वैसे ही आएगा भाई, सही सी बात है। इसको भी करके निकालो, यहाँ पे क्या आएगा, इसको भी यहाँ पे करो, समझ में आ रहा है, FBD बनाओ, सेम आने वाला आंसर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया मैंने यहाँ तक क्या करा है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछूँ टेन थीटा 1 अपन टेन थीटा 2 का रेशियो बताओ, टेन थीटा 1 अपन टेन थीटा 2 का रेशियो बताओ, तो आप क्या बताओगे, टेन थीटा 1 अपन टेन थीटा 2 रखो, टेन थीटा 1 रखो, तो FE बाई M1G आएगा, और टेन थीटा 2 आएगा FE नीचे M2G ऊपर, मतलब M2 बाई M1, F1 FE से FE कट जाएगा, G से G कट जाएगा, ये आएगा M2 बाई M1। करके देख लो, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया आपको।
और भी कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, ठीक है। अभी जल्दी फटाफट नोट करो, मैं बस इतना मिटाने वाला हूँ, ठीक है ना। इस डायग्राम को रहने देना, बस इतना मिटाने वाला हूँ। जल्दी अभी नोट करो, अभी मिटाऊंगा, ठीक है, और अभी लिखूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट नोट करो, जल्दी। हो गया, कर दिया ना, कर दिया। देखो मिटाता हूँ। यूं बेगानी रोशनी में कब तलक जिए, सुनते हैं जो प्यार तो जिए जो लुटते हैं। अब देखो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने टेंशन का वैल्यू निकाला, T1 का अलग निकाला √FE प्लस M1G का होल स्क्वायर, T2 का अलग निकाला, T2 का अलग निकाला √FE प्लस M2G का होल स्क्वायर, tan θ1 का अलग निकाला, tan θ1 इक्वल टू FE बाई M1G, ठीक है ना। tan θ2 का अलग निकाला, tan θ2 इक्वल टू FE बाई M2G, और फिर tan θ1 बाई tan θ2 किया तो M2 बाई M1 आया, ठीक है ना। अब इतने लिखा आपने। अब एक बात बताओ, जनरल फॉर्म में लिखा रहा हूँ इसका, जनरल फॉर्म वो तो ठीक है ना, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म इतना ध्यान रखिए कि जब भी जहाँ भी tan θ का बात आए, सॉरी यहाँ पहले टेंशन लिखो, टेंशन से चालू करते हैं ना, टेंशन का बात आता है, टेंशन का, तो टेंशन का बात आता है तो टेंशन जो होगा ना FE स्क्वायर प्लस MG स्क्वायर होगा, FE स्क्वायर प्लस MG स्क्वायर। यहीं से तो आपने दो चीज़ें लाया था, दो चीज़ें क्या लाया था, T1 का वैल्यू लाया था FE स्क्वायर प्लस M1G स्क्वायर का अंडर रूट, यहीं तो लाया था, सही सी बात है। T2 लाया था यहीं से, T2 आया था, T2 क्या था, FE स्क्वायर प्लस M2G का होल स्क्वायर। मतलब ये जनरल फॉर्म है, समझ में आ रहा ना। T2 बोले T3 बोले, मतलब T3 होता तब ना, T1 T2 है, ठीक है ना, इसी पे खेलना। मतलब इसी ये पैटर्न होगा, ठीक है ना, ये पैटर्न होगा। आपको ये ध्यान रखना, ये आप फटाक से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब देखो दूसरा आता है अपना tan θ। अब tan θ सही सी बात है, tan θ जहाँ भी आए tan θ उसका मतलब होता है FE बाई MG, tan θ इक्वल टू FE बाई MG, tan θ इक्वल टू FE बाई MG, tan θ इक्वल टू FE बाई MG। मतलब जहाँ भी tan θ आ जाए, पेंडुलम प्रॉब्लम में, इसमें जब चार्ज वाला सिस्टम दिया हुआ है, सस्पेंडेड चार्ज वाला सिस्टम दिया हुआ है और पेंडुलम प्रॉब्लम का बात आ रहा है, जहाँ भी tan θ आपके दिमाग में है, FE बाई MG, tan θ FE बाई MG, tan θ FE बाई MG, tan θ FE बाई MG। अब यहाँ से निकाल लो tan θ1, tan θ1 कितना हो जाएगा, tan θ1 FE बाई M1G, tan θ2 FE बाई M2G। हो गया, खेला खत्म, समझ में आ रहा है, खेला खत्म। अब तीसरा देखिए, तीसरा था tan θ1 अपन tan θ2, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, tan θ1 अपन tan θ2, ये कितना होता है, tan θ1 अपन tan θ2 कितना था, M2 बाई M1, M2 बाई M1। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब एक और चीज़ कराता हूँ आपको, चौथा चीज़ मैं आपसे पूछूँ, tan θ1 नहीं, tan θ देखिए, tan θ। अब tan θ को क्या लिख सकते हो, tan θ को FE बाई MG आपने लिखा ना, तो tan θ को एक और चीज़ लिखो, tan θ इक्वल टू FE बाई MG। अब FE को क्या लिख सकते हो, FE को लिख सकते हो K Q1 Q2 बटे x स्क्वायर MG। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना, इसको भी पैरेलली ध्यान रखना है आपको, इसको भी पैरेलली ध्यान रखना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन के बाद फिर और कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट सभी आपको पढ़ाया है उसको ध्यान में रखना है और एक सवाल सोल्व हो जाएगा। बहुत चुटकियों का खेल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, कर लो जल्दी फटाफट। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। हुआ सॉल्यूशन, कर लिया सॉल्यूशन आपने, कर लिया क्या कि नहीं, हो गया ना। देखिए मैं कराता हूँ, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, मतलब बोल रहा है ये Q1 जो है ना, ये चार्ज ज़्यादा है Q2 से, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इधर ही कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है Q1 ज़्यादा है Q2 से, ठीक है, कोई बात नहीं, Q1 Q2 से ज़्यादा है तो क्या दिक्कत है तो है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2, मतलब रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। θ1 θ2 के बराबर होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, θ1 लेस देन θ2 होगा, या हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे M1 बराबर M2 है, मतलब सवाल में दिया हुआ है, अब θ2 क्यों लिखा मैंने, Q2, सवाल में दिया है कि M1 M2 के बराबर है। चलो ये दो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, ठीक है ना। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमको बताना है थीटा में रिलेशन क्या होगा, एंगल्स में रिलेशन क्या होगा। आप कर सकते हो क्या प्रेडिक्ट, कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे होगा बताओ एक बार, बताओ क्या रिलेशन आ सकता है। मतलब अगर चार्ज ज़्यादा है, ये चार्ज ज़्यादा है तो क्या θ1 ज़्यादा हो जाएगा θ2 से, या θ1 बराबर होगा θ2 से, या θ1 छोटा हो जाएगा θ2 से। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो tan θ का आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, tan θ1 बाई tan θ2 इज इक्वल टू M2 बटे M1, ठीक है ना, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तो एक बात बताओ, आप बात बताओ, ये जो रिलेशन मैं आपको पढ़ाया था, ये जो रिलेशन होता है ना, मतलब रेशियो ऑफ tan θ
1 and tan theta 2 does not depends upon charges, does not depends अपॉन चार्जेस। कहाँ आ रहा है, इसके रेशियो में चार्ज आ रहा है, बस मास आ रहा है, तो बस मास पे डिपेंड कर रहा है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्जेस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मासेस, डिपेंड्स अपॉन मासेस पे डिपेंड कर रहा है। M2 और M1 पे डिपेंड कर रहा है अपन मासेस, सीधी सी बात है मासेस। यहाँ से आप ये भी रिलेशन बोल सकते हो कि tan थीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तभी तो tan थीटा 1 अपन tan थीटा 2 बाई 2 अपन 1 आ रहा है, मास 2 अपन मास 1, मतलब tan थीटा जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बस मास होता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से आप फाइंड कर दोगे, तो tan थीटा 1 अपन tan थीटा 2 इतना आया ना, तो सीधी सी बात है tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2 इज इक्वल टू, मान लो M1 M2 बराबर मैं x मान लो, ठीक है ना, x kg मान लो, x kg तो x अपन x कट गया, 1 आ गया, ठीक है ना, कट के 1 आ गया। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 होगा। अब tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 है, इसका मतलब क्या है, थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, सीधी सी बात है, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा। यहाँ पे चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस इतना समझ लो, मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, बहुत कोई जो है ना कुछ दूसरा दिमाग लगाया होगा, समझ में आ रहा है, बहुत कोई सोच रहा होगा ये दिमाग से, मैं दूँ बताऊँ कौन से दिमाग से ये सोच रहा होगा कि सर tan थीटा का फॉर्मूला तो आपने बताया था Fe/mg, ठीक है ना, Fe/mg, और Fe का फॉर्मूला होता है K/Q1 Q2 बटे x² mg। मतलब यहाँ पे जो tan थीटा है वो तो चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस पे तो डिपेंड कर रहा है ना tan थीटा तो यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड कर रहा है भाई, लेकिन tan थीटा कर रहा है डिपेंड, tan थीटा 1 अपन tan थीटा 2 का रेशियो कहाँ कर रहा है डिपेंड, समझ में आ रहा है, tan थीटा 1 अपन tan थीटा 2 का रेशियो कहाँ कर रहा है डिपेंड। और इसमें ज़्यादा कम होने से क्या बात है, ज़्यादा कम लिखोगे tan थीटा लिखो दोनों का tan थीटा 1 लिखो, समझ में आ रहा है ना, और दोनों का tan थीटा 2 लिखो, समझ में, कटाओगे सब कर जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, उसमें ज़्यादा कम से क्या मतलब है, फॉर्मूला में ज़्यादा हो कम है तो ज़्यादा हो कम है तो दोनों के लिए आएगा, tan थीटा 1 के लिए भी Fe सेम है और tan थीटा 2 के लिए भी Fe सेम है, दोनों कट जाएगा, दोनों कट के कितना आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो आप थोड़ा सा बुद्धिमान लोग होंगे यहाँ पे, डायरेक्ट सोचे होंगे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 चार्ज ज़्यादा है, सॉरी Q1 चार्ज ज़्यादा है, ये थीटा 1 ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे tan थीटा बेशक tan थीटा जो है चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2, यहाँ पे रेशियो ऑफ tan थीटा 1, हाँ tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2, इससे बता रहा हूँ tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2 डिपेंड्स अपन चार्जेस, डिपेंड्स अपन चार्जेस, tan थीटा 1 और tan थीटा 2 तो डिपेंड कर ही रहा है चार्ज पे, लेकिन इसका रेशियो नहीं डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे हम ऐसे कर दिए, समझ में आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट आप इससे करना चाहते हैं तो पहले tan थीटा 1 लिखिए, ये फॉर्मूला डालिए उसमें 1 करके, समझ में आ रहा है, फिर tan थीटा 2 लिखिए, फॉर्मूला डालिए कर करके, आपका आंसर यही आएगा, करके देख लीजिए। आया समझ में आपको, आया, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे। चलिए पहले आपको नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट कराता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है अगले क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पहले उस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ जो डायग्राम ड्रॉ किया था, ये अपना डायग्राम था, फटाफट कर लेते हैं ड्रॉ इसे। ये एक पेंडुलम हुआ और ये दूसरा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था अपना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था अपना x, ठीक है ना। और ये वर्टिकल डिस्टेंस था, ये y था, ये अपना M2 था, ये अपना M1 था, ठीक है ना। ये Q1 था और यहाँ पे Q2 चार्ज था, इधर एक टेंशन T2 लग रहा था और इधर T1 लग रहा था, ये L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस, और कुछ छूटा और कुछ नहीं छूटा, ठीक है। इसमें अपना लग रहा था Fe ऐसे, ठीक है ना, इधर भी लग रहा था अपना Fe ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था K/Q1 Q2 बटे x², ठीक है ना। और इधर लग रहा था अपना M1g और इधर लग रहा था अपना M2g। कोई दिक्कत नहीं, ये फटाफट आप लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, अब इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। तो 3-4 बातें हैं, समझ रहे हैं ना, जो समझ लीजिए कि क्वेश्चन को बहुत हलवा बना देगा, मतलब पूरा समझ लीजिए कि मैं खंगाल दूंगा इस डायग्राम को, समझ रहे हैं ना। इस डायग्राम को इतना बेहतर तरीके से, इतना बेहतर तरीके से हर एक चीज़ इसमें खंगाल कर निकालने वाला हूँ आपको निचोड़ के। यहाँ पे कंक्लूजन इस डायग्राम का कि आपका दिमाग जो है ना, मतलब सवाल आएगा, दिमाग जो है ना फटाक से जवाब दे देगा उसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला कंक्लूजन अपना ये है कि मैं आपको बताया था, ठीक, एक जगह पे क्या करता हूँ, सारा चीज़ लिख देता हूँ, जो प्रीवियस में वो चीज़ें लिखाई थी ना वो भी एक जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखाया था आपका टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन था √Fe² + mg², ठीक है। दूसरा था अपना tan थीटा का, tan थीटा था Fe/mg, और Fe/mg से आप क्या लिखते थे, Fe/mg जो हो गया ना, Fe/mg, इसको आप समझिए ऐसे, ये होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स बाई नीचे वाला फोर्स। कभी कभी क्या होगा ना, कोई और एक्स्ट्रा फोर्स इसमें ऐड कर देगा, लगा देगा, कभी कभी बुएंट फोर्स लग जाए, कभी कभी कुछ लग जाए, कभी पानी में डाल देंगे इस पेंडुलम को, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे जेई में ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो कभी कभी आप इसको लिख सकते हो, Fe को लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना,
Fe तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है भाई, इसको बोल सकते हो नीचे वाला फोर्स, नीचे mg नीचे वाला फोर्स है, नीचे वाला फोर्स बोल सकते हो ऐसे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तीसरा देखो, अब tan थीटा का एक और भी मॉडिफिकेशन था, tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg। अब Fe को थोड़ा एक्सटेंड करके लिख तो क्या दिक्कत है, मॉडिफिकेशन क्या है इसमें, k q1 q2 बटे एक्स स्क्वायर mg, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताओ, चौथा चीज़ मैं आपसे पूछूँ, tan थीटा को एक और तरीका से लिखा जा सकता है, tan थीटा का एक और वर्जन है। यहाँ पे जो θ1 होता था अपना और यहाँ पे θ2, इस tan θ1 को क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है पूरा बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आधा पे आगे गिर रहा है, ठीक है ना ये डिस्टेंस। तो ये कितना हुआ डिस्टेंस, ये हुआ x/2, ये भी हुआ x/2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x/2 है, ये थीटा है और ये y है, समझ में आ रहा है ना, और ये l है। आपको बताना है tan थीटा बताना है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर से सामने वाला ये बेस ही है, तो x/2y, सही सी बात है, x/2y। अब इस x/2y को क्या लिख सकते हैं, Fe बाई mg भी लिख सकते हैं, Fe बाई mg भी लिख सकते हैं, Fe बाई mg क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 बट एक्स स्क्वायर mg भी लिख सकते हैं। मतलब इतने वर्जन्स लिखा जा सकता है, आपको रटना नहीं है, बात ध्यान रखिएगा, आपको रटना नहीं है, इस डायग्राम को समझना है, समझ रहे हैं ना, डायग्राम को समझना है और इस डायग्राम से हर एक चीज़ को निकाल लेना। आपको ये सर इतना लिखा दिया ऐसे ऐसे tan थीटा, ये क्या है, अरे कुछ नहीं है भाई, सब आसान है, सही सी बात है, जो लिखा हुआ है उसको खंगाल के मैं बस यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस tan थीटा, अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, tan थीटा नहीं, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/2y जो है ना, x/2y ये k q1 q2 बटे एक्स स्क्वायर mg, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे k तो k कांस्टेंट है, q1 q2 भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, q1 q2 चार्जेस दिए हुए कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, मास कुछ होता है, ठीक है ना, g कुछ होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं x और y का डिस्टेंस बदला जा सकता है, सवाल में ऐसा ही बदला जाएगा, ठीक है ना। बस इस बात को ध्यान रखिए, सवाल में ऐसे ही बदलना है, x हुआ और अपना y हुआ, समझ में, कभी x का लेंथ छोटा हो जाएगा, कभी y आधा हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। आप पूछ लेंगे x और y में क्या रिलेशन होगा और उसी पे सारा खेला हो जाएगा, जैसे मैं अगला सवाल में देने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से अब क्या करेंगे, ये सब मान लो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये 2 तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया अपना, पाँचवा पॉइंट कि x³ जो है ना और y के बीच में रिलेशन है, ये इसका, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ना समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर का जो सवाल है ना, इस पर बनने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चौथा ये हो गया, चौथा हो गया, 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हो गए भाई, 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखिए पाँचवा पॉइंट देखिए, ये 5 पॉइंट हो गया, सॉरी छठा पॉइंट देखिए, छठा मान लीजिए कि हम बोल देते हैं इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, या हम ये बोल देते हैं कि एक्स जो है ना बहुत बहुत छोटा है एल से। मतलब समझना जरूरी है यहाँ पे, मैं बोल दूँ कि थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब थीटा बहुत छोटा है, मतलब इसके और इसके बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस बहुत छोटा है, मतलब कुछ ऐसा है थीटा। मतलब ये जो L है और ये जो Y है, ये दोनों बराबर होंगे। थीटा कुछ ऐसा, समझ में आ रहा ना, ये L और Y दोनों बराबर होंगे आपस में। यहाँ से फिल दीजिए जल्दी फटाफट फिल दिया आपने, फिल दिया मैंने, क्या बोला, L और Y बराबर होंगे जब थीटा बहुत 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 स्मॉल है। थीटा बहुत स्मॉल है, स्मॉल लिखा मतलब x बहुत बहुत छोटा है L से। मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि x जो है ना बहुत छोटा है L से, ये x जो है ना, ये x ये बहुत छोटा, बहुत x छोटा है इस L से, x मतलब यही y बराबर L होगा, y बराबर L होगा, समझ में आया ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जब थीटा स्मॉल होगा तो यहाँ पे जो है ना y जो है ना वो L के बराबर हो जाएगा, y L के बराबर हो जाएगा। या आप ये बोल सकते हैं कि जब भी थीटा स्मॉल होता है तो tan θ1 बराबर sin थीटा, मतलब tan थीटा sin थीटा के बराबर होता है, जिसके चलते मतलब देखिए यहाँ पे, यह समझ में आपको, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि जब भी थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा के बराबर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए y बराबर L से भी देख सकते हैं और इससे भी देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम कीजिए, आप फिर से लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू k q1 q2 बटे एक्स स्क्वायर mg, लिख सकते हैं ना। अभी Fe बाई mg लिखा हुआ है, सीधी बात है, वही लिखा हुआ है। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ sin थीटा क्या लिखेगा, sin थीटा p बाई h होता है, तो p क्या है, परपेंडिकुलर क्या है अपना x/2 l, सीधी सी बात है। और उस समय क्या लिखते थे, x/2y लिखते थे और y बराबर l है, सीधी सी बात है। यहाँ पर बता देते x/2l लिख सकते हो जब थीटा स्मॉल होगा, तो थीटा स्मॉल और tan थीटा बराबर sin थीटा, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है ना। जब भी थीटा स्मॉल होगा तो y बराबर l होगा, जब भी थीटा स्मॉल होगा तो y बराबर l होगा, y बराबर l होगा तो x/2l लिख सकते हैं y की जगह पे, तो x/2l यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x/2l इक्वल टू k q1 q2 बटे एक्स स्क्वायर mg। मतलब यहाँ से एक और चीज़ निकल के आ सकता है, यहाँ पे एक और फॉर्मेट निकलेगा। फॉर्मेट क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि x क्यूब जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l भी होगा, x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। लेकिन ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब थीटा जो है ना बहुत 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 स्मॉल हो। अरे ऐसे नहीं,
जब थीटा बहुत बहुत स्मॉल हो, थीटा वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल लिखे या बोल दे कि एक्स जो है ना बहुत बहुत छोटा है एल से, तब ये निकलेगा। ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये, ठीक है। अब बस इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, जितने भी पॉइंट्स कराए बस इस पॉइंट्स को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व होगा। देखिए एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट यहाँ पे अटेगा कि नहीं, अट जाएगा। एक काम करते हैं, इस और पॉइंट को कहाँ पे लिखें, चलिए नेक्स्ट मैं बता दूंगा। नहीं नेक्स्ट नहीं, एक काम कीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, अट जाएगा। 7 नंबर पॉइंट, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए 22, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, देख लीजिए। क्लीन करता हूँ अच्छे से। एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि इफ़ होल सेटअप, ये जितना सेटअप है ना, ये सेटअप इसको हम लेके चल जाएं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तब क्या होगा। इफ़ होल सेटअप is taken into an artificial satellite। अरे भाई जब भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सारे सिस्टम को लेके जाएगा ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता है ना, अभी सुनीता विलियम्स जो गई हैं, वो उनका क्या हुआ, कुछ मतलब दिक्कत आने के चलते वहाँ पे वो फंस चुकी हैं, समझ में आ रहा है ना। वो आएंगी फरवरी 2025 में, मतलब फरवरी 2025 में, समझिए, समझ रहे हैं ना। तो आपने देखा होगा कितने भी मतलब सेटेलाइट का, मतलब सेटेलाइट वहाँ पे देखा होगा, बहुत सारे सेटेलाइट होता है, तो सेटेलाइट के अंदर जो भी मतलब लोग होते हैं उसमें तैरते होते हैं, मतलब ग्रेविटी नहीं लगता है, ग्रेविटी नहीं लगता, उसको नीचे नहीं आने देता, समझ में आ रहा है। खाना फेंको ऐसे तो खाना तैरता रहेगा, नीचे ही नहीं आएगा खाना, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे देखिए x/12 है, इसको k q1 q2 बटे x² mg, ठीक है, हुआ ना ये हुआ। देखिए यहाँ पे अब ये तो आपने समझ दिया, इसका x³ एल हो गया। आप देखिए अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि फुल सेटअप इज टेकन इनटू एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर होल सेटअप को आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भेज दिया जाए तब क्या होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भेजोगे तो यहाँ पे जो ये M1 M2G लग रहा था ना, M1G ये नहीं लगेगा, और ये पूरा खुल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या होगा ना, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा सिस्टम ऐसे खुल जाना, पूरा सिस्टम ऐसे खुल जाना, और खुल के क्या होगा, M1G M2G लगेगा, मतलब ग्रेविटी नहीं लगेगा, तो सिस्टम खुल के ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ सिस्टम खुल के, समझ में आ रहा है ना। ऐसा कुछ सिस्टम हो जाएगा, ऐसा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये सिस्टम खुलेगा तो ये एल लेंथ पूरा ऐसे एल समझ में आ रहा है ना। इधर अपना लग रहा था T2 तो T2 लगेगा, इधर लग रहा था T1 तो T1 लगेगा, लेकिन T1 बराबर T2 हो जाएगा, सही सी बात है, क्यों, सेम राशि हो जाएगा ना, सही सी बात, सेम राशि की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा अपना इधर Fe, सॉरी इधर देखो, इधर तो अपना लग रहा था Fe, तो T1 बराबर Fe हो जाएगा, तो लिख देंगे टेंशन बराबर Fe बराबर, ठीक है ना, ये इधर भी टेंशन सेम होता है, ठीक है। टेंशन बराबर Fe बराबर k Q1 Q2 बटे 2L का होल स्क्वायर, क्योंकि 2L डिस्टेंस है, तो इसको भी ध्यान रखना आप। ये अपना छठा पॉइंट हो गया, मतलब इतना घोच पूछ कर दिया मैंने बोर्ड पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए हर एक चीज़ को, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, और एक और चीज़ लिख दीजिए यहाँ पे G इफेक्टिव 0 होगा, मतलब G इफेक्टिव मतलब वहीं G टोटल ग्रेविटेशनल इफेक्ट 0 हो जाता है, उसी को लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, देखते हैं किससे सोल्व होता है वो दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत मजा आने वाला है करके, ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। जस्ट आपने पीछे जो पॉइंट्स लिखाए थे उन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखा होगा, तो ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट कर लो। काम चोरी नहीं करना है, एक बात ध्यान रखो, काम चोरी करोगे तो कुछ नहीं होगा, अपने से करना है तो करना है, ठीक है ना। जितना भी समय लगे, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम 5 मिनट लगाओ यार, क्या दिक्कत है। जरूरी है कि मैं अभी कराऊंगा, रिकॉर्ड लेक्चर दे रहा हूँ, कोई लाइव क्लास थोड़ी है। लाइव क्लास तो नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा 1 मिनट देके, आपको पोल दूंगा, पोल क्रिएट करूँगा, 1 ही मिनट दूंगा, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय लगेगा, पॉज करो, फर्स्ट टाइम है, समझ में। मैं 1 मिनट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आपके पास तो टाइम बहुत ज़्यादा है, आप तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए। देखिए मैं करता हूँ, हो गया सोल्यूशन, मैं करता हूँ। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ने का, बहुत अच्छे से पढ़ने का, ठीक है ना, तब जाकर समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। और डायग्राम बनाइएगा तो सवाल जो है ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। 2 पीथ बॉल्स हैं, इक्वल चार्जेज है, सस्पेंडेड है कॉमन पॉइंट से, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस इस डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए नीट 2013 क्वेश्चन है, नीट 2013 PYQ दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखिए PYQ में कितना क्वेश्चन, ये आसान है मेरे पढ़ाने के बाद, समझ में आ रहा है ना, ये आसान लगेगा आपको मेरे पढ़ाने के बाद, लेकिन अगर आपने
समझ लीजिए कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उस तरीके से नहीं किया तो आप फंस जाइएगा, आपसे 1 मिनट में सवाल सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब 2 पीथ बॉल्स हैं, इक्वल चार्जेज हैं इनमें, ये मान लो ये Q है तो ये भी Q होगा, इसका इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ तो R होगा, ये हाइट कुछ दिया हुआ है Y मान लेंगे, क्या दिक्कत है, सही सी बात है, ठीक है। अब ये L लेंथ का है, सेम लेंथ दिया हुआ है, वही दिया हुआ है ना, 2 पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, ठीक है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब ये होता है, पता था ना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज मतलब इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्यों बुलाते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ लाइट। अब क्या बोल रहा है, पहला डायग्राम तो हो गया यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम के लिए अब तैयार हो जाइए। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, मतलब ये जो हाइट है ना, हाइट, अब वहाँ से स्ट्रिंग्स को ना उसके हाफ हाइट से क्लैम्पिंग कर दे रहा है, मतलब ये सवाल बोल रहा है। सवाल को समझना ही बहुत ज़्यादा टफ कार्य है, बोला था ना आपको, सवाल को समझना भी यहाँ पे बहुत टफ कार्य है, समझ रहे हैं ना। आपको बताया था ना कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला है ब्यूटी, दूसरा है कॉन्सेप्ट, तीसरा है लैंग्वेज और चौथा है कैलकुलेशन। मतलब इन 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, BCLC का, तो आप समझ लीजिए कि आपका मर आ जाएगा बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इन 4 बातों का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, अगर नहीं रखते हैं तो समझ लीजिए कि नहीं होने वाला है कुछ बाबू, फेल होता रहेगा, हर साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, हर साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, हर साल ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए अब आप पूछेंगे कि सर BCLC होता क्या है, बताया है भाई, बताया है इसका तो एक सेपरेट ही, जो पहला जो लेक्चर मैंने दिया था ना यूट्यूब पे, यही बताया था कि BCLC का मतलब क्या होता है। BCLC का मतलब क्या होता है, देखो बता देता हूँ BCLC का मतलब क्या होता है। देखो B का मतलब होता है अपना ब्यूटी, समझ में आ रहा ना, मतलब फिजिक्स की ब्यूटी। C का मतलब होता है कैलकुलेशन, L का मतलब होता है लैंग्वेज, और फिर C का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। मतलब BCLC ब्यूटी, कैलकुलेशन, लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट। B से ब्यूटी क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स की ब्यूटी यही है कि अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, फिर दूसरा चैप्टर को पढ़ रहे हो, फिर तीसरा चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ो, समझ में आ रहा ना, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, हर एक चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को मत छोड़ो। मतलब आप काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो बेसिक मैथ्स पढ़ो, समझ रहे हो ना, बेसिक मैथ्स पढ़ो, वेक्टर्स पढ़ो, तब काइनेमेटिक्स पढ़ो, समझ में आ रहा है। ये ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, यही फिजिक्स का ब्यूटी है, मतलब हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आप किसी भी चैप्टर को छोड़ते हो तो आप जाओगे, समझ में आ रहा है ना, अगला चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। दूसरा आ गया कॉन्सेप्ट के लिए मैं हूँ ही, और आपके टीचर्स जो हैं, अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर्स है कॉन्सेप्ट के लिए, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत डीपली एनालिसिस करके बहुत अच्छे से सीखिए, समझ में आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट को छोड़िए मत, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाइए, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे, ठीक है ना। और तीसरा देखिए, तीसरा अपना लैंग्वेज क्या होता है भाई, लैंग्वेज फंसा ना आपने यहाँ पे, लैंग्वेज में फंसा कि नहीं, यहाँ पे दे दिया कि हाँ लैंग्वेज ऐसे समझ में। अगर आपको डायग्राम बनाया नहीं आता, गारंटी कहता हूँ ये सवाल बनेगा ही नहीं आपसे, कुछ भी कर लीजिए, समझ में आ रहा है। तो चौथा मतलब तीसरा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या बोलता है, लैंग्वेज सुधरेगा कब, जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, मतलब पर चैप्टर 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए चौथा है अपना कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का स्पीड कैसे तेज होगा भाई, बेसिक मैथ्स 18 लेक्चर लिया हूँ, समझ में आ रहा है ना, 18 लेक्चर लिया हूँ, पूरे 18 लेक्चर। बताओ मतलब आज तक के मतलब इतिहास में जाकर देखो कि 18 लेक्चर नहीं दिया गया होगा कहीं भी बेसिक मैथ्स का, किसी प्लेटफॉर्म पे। मैं 18 लेक्चर लिया हूँ बेसिक मैथ्स का, और बेसिक मैथ्स में 18 लेक्चर पढ़ाया हूँ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन सही हो सके। तो कैलकुलेशन के लिए आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए, मतलब एक लेवल तक आना चाहिए। जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी को तेज किया जाता है ना, कि जल्दी पेड़ को काट दे, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स को काट दे, फिजिक्स को पढ़ लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए। और यूनिट एंड डायमेंशन तो बहुत अहम चैप्टर है, समझ में आ रहा है ना। उसमें कंटेंट कम है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना बहुत आते हैं, उससे 3 क्वेश्चन आते हैं। कम कंटेंट है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस चैप्टर को तो मत छोड़िए आप। और बेसिक चैप्टर्स में आपको बता दूं, बेसिक कैलकुलेशन हो गया, लेकिन बेसिक चैप्टर्स भी बेसिक कैलकुलेशन की तरह है। अगर आप काइनेमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से नहीं पढ़ते, वर्क और एनर्जी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, एनएलएम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सब में से क्वेश्चन जो है ना, मतलब एक मिसलेनियस क्वेश्चन बनता है। जैसे में आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेगा, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन बनेगा। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़ेगा, रोटेशन पढ़िएगा, इधर से उठ के मिसलेनियस क्वेश्चन बनता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो पहले जो 7 चैप्टर्स हैं ना आपके 11th फिजिक्स के, उसको छोड़िए मत, उसको बहुत 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 अच्छे से पढ़िए। इन 4 चीज़ों का ध्यान रखिए, ब्यूटी, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन, आपका जीवन संवर जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए ये समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि 700+ स्कोर कर ले, 700+ स्कोर कर ले, तो आपको मेरे बात को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको BCLC नहीं छोड़ना है, BCLC नहीं छोड़ना है। बताया ना कि B से क्या होता है, ब्यूटी, C से क्या होता है, कॉन्सेप्ट, L से अपना लैंग्वेज,
और फिर से कैलकुलेशन। और आपको समझा चुका मैं, इन बातों का ध्यान रखिए, जय जय हो जाएगा। समझ में आना, 700 प्लस कोई नहीं रुकेगा। समझ रहा आ रहा है। केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी से सबको आ जाता है। फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, फिजिक्स में 180 पार कीजिएगा तो 700 प्लस ग्रांटेड है, ग्रांटेड, ठीक है ना। चलिए मैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, बहुत समझा लिया आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब देखिए दूसरा डायग्राम बनाने के लिए दूसरा जो अपना स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। मतलब ये बोलना चाहता है, क्लैम्प का मतलब होता है वहाँ से बांध दिया। समझ में आ रहा ना, ये अपना वाई हाइट था ना, इसकी आधा हाइट से, समझ में आधा हाइट से अब इस स्ट्रिंग्स को क्लैम्प कर दिया गया, ऐसे क्लैम्प कर दिया। लेकिन ये तो वहीं रहेगा जितना था, मतलब ये तो वाई था, ये समझ में, ये तो वाई उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है ना। लेकिन ये लेंथ जो है ना, लेंथ उतना ही रहेगा, बस ये बढ़ जाएगा। तो ये आर डैश क्या होगा, पढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे माना गया ऐसे समझ में आ रहा है ना। ये एल लेंथ है तो ये ही रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें। तो बोला नहीं कि एल लेंथ चेंज होगा, जो बोला नहीं चेंज करने के लिए उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे खेला करते हैं। ये अपना y/2 है, यह ध्यान रखिएगा, ये y/2 है, ये y/2 है, यहाँ से y/2, ठीक है। अब देखिए खेला करते हैं। आपको बताया था एक रिलेशन क्या बताया था कि जो ये इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें और इसमें रिलेशन ये होता है कि जो x³ था ना वहाँ पे, मतलब x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y था। मतलब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं हेयर इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि जो r है ना, r³ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा। अब इससे सारा खेला कर दीजिए। इससे पहला इक्वेशन बनाइए इसके लिए r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इससे दूसरा क्वेश्चन इसके लिए इक्वेशन बनाइए r डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y/2 r डैश क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y/2, ठीक है ना। ये समझ में, इसको कर लिया आपने, r डैश को थोड़ा सा r डैश जैसा लिखते हैं तो 13 लग रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे कर लिया आपने ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, सीधी बात है। इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, मतलब डिवाइड इक्वेशन 1 इंटू डिवाइड इक्वेशन। ये बोर्ड के लिए ऐसा नहीं करना, समझ में आ रहा है। बोर्ड के लिए मैं बताऊंगा आपको कि लॉन्ग मेथड से कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। पहले ये देख लीजिए, ये बस जेईई मेंस और नीट वालों के लिए, ठीक है ना। बस ये इस पैटर्न को याद करना है भाई, सीधी सी बात है, पैटर्न को याद करना है। बोर्ड वाले ऐसा नहीं करना, बोर्ड वाले जो है ना 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब r³ अपन r डैश क्यूब इज इक्वल टू y/2। ये तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं ना, अब इसको क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, ठीक है। ये r/r डैश हो जाएगा, ये y से y कटा, ये आ जाएगा √2। कोई दिक्कत नहीं, ये √2 आ गया अपना। ये r से r कर रहा है, बस √2 नहीं आया, क्यूब √2 है, सॉरी। तेरा ध्यान किधर है, सवाल इधर है, किधर ध्यान दे रहा है भाई तू, क्यूब √2 ना आया भाई, स्क्वायर थोड़े है यार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से r डैश का वैल्यू कितना हो गया, r/क्यूब √2। कौन सा आंसर है भाई, कौन सा आंसर है, आंसर बताओ। आंसर में भी गलती करोगे क्या, बताओ कौन सा आंसर है, ये बताओ आंसर कौन सा है। आंसर अपना पहला है, पहला मैच कर गया, गलत है भाई, पहला। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑल ट्रू। यहाँ पे बेसिक मैथ्स का मैंने खेला कर दिया, बस समझ लीजिए कि नीट में बस यही ऑप्शन था, ठीक है ना। तीनों और ऑप्शंस अलग दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे बेसिक मैथ्स का खेला किया कि आप ऐसे भी करना सीख जाए। समझ में आ रहा है ना, मतलब कुछ भी आ सकता है। मतलब इस लेवल का क्वेश्चन समझिए आपकी बोर्ड में कैसे कीजिएगा। इस लेवल का क्वेश्चन आपको अगर आपको बोर्ड में करना है तो पहले क्या कीजिए, पहले यहाँ से जो है ना आप इसके और इसके बीच में पहले रिलेशन लिख के लाइए। tan थीटा का फॉर्मूला लिखिए, F/mg लिखिए, पेयर किए Q1 Q2 बटे x² mg लिखिए। समझ में आ रहा है ना। अब उन दोनों पे इस पे लगाइए, फिर इस पे चिपकाइए। समझ में आ रहा है, आप दोनों पे चिपका के उसके बाद ये रिलेशन लाइए, वो रिलेशन लाने के बाद तब ये काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको नीट और जेईई मेंस के लिए आपको बस ध्यान रखना कि इसमें और इस चले में रिलेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। और एक और तो रिलेशन बताया था ना इसमें और इसमें, वो कब था, जब थीटा बहुत स्मॉल हो या ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस छोटा हो इसके कंपेरिजन में। समझ में आ रहा है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कुछ सिखाने वाला है ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। चलिए फटाफट आपको मैं समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए ना बहुत ज़्यादा समय देने वाला हूँ। आप 5 मिनट लेना चाहते हैं ले लीजिए 5 मिनट, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है और ये एक फेमस बुक यूरोडोप का सवाल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यूरोडोप जो है ना, यूरोडोप एक ऐसा बुक है जहाँ पे मतलब नीट लेवल के क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे आपको। मतलब नीट के लिए वो करना ही नहीं है, वो अगर IIT के लिए करना चाहते हो, जेईई मेंस के लिए करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है ना। बाकी देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये नीट 2016 का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 99.99% स्टूडेंट ने छोड़ा था। समझ लीजिए कि जितने बच्चे दे रहा था ना, उसमें 100 बच्चे ही ये क्वेश्चन कर पाए होंगे जो क्वेश्चन को देखे होंगे वहीं, क्योंकि 1 मिनट पे कहाँ से सवाल सोल्व हो जाएगा भाई। उस समय पेपर टफ आते थे और 1 मिनट में सवाल को आपको सोल्व करना है। कैसे कीजिएगा, 3 घंटा समय मिल रहा है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट, जिसमें तो आपको 30 मिनट तो लिखने भरने इधर उधर करने में ही चला जाता है। मतलब आपको मिल रहा है कितना समय,
2.5 घंटे में सब कुछ करना होता था। तो ये क्वेश्चन जो देखा था वही करके आया, जो नहीं देखा था उससे नहीं हुआ था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। 5 मिनट का समय लेना है, 5 मिनट 20 मिनट का समय लीजिए। चलिए आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स, ठीक है ना। पॉज कीजिए 20 मिनट तक और कीजिए। आप कहिएगा रुकने के लिए, तो मैं तो 20 मिनट की तरफ रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पॉज करके कीजिए, फटाफट कीजिए, कुछ नहीं समझ में आना ना, बहुत जो बोल रहा है ना उसको सोचना है, और जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स कराया था ना उस 5-6 पॉइंट्स को मतलब उसमें ध्यान रखना है। बस उसमें एक ऐसा पॉइंट है, वही पॉइंट इस सवाल को सोल्व करा देगा, और जो इसमें बोल रहा है बस उसको ध्यान रखना है, सवाल सोल्व एक एक स्टेप, ठीक है ना। चलिए जल्दी फटाफट कीजिए, कर लीजिए जल्दी, काम चोरी नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। आप अपने से कीजिएगा थोड़ा सा, तो सोचने का जो है ना सेंस थोड़ा डेवलप होगा आप में। कर लिया, मैं करूँ, देखो मैं करता हूँ, आंसर मैच करना, ठीक है ना। देखो इन चारों ऑप्शंस में तो आपको पता चल गया होगा, अगर आपका आंसर आया हो तो नहीं आया हो तो मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो बोल रहा है बहुत आराम से, बहुत धैर्य से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल। चलिए 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, चलिए जो बोल रहा है उसको कीजिए पहले। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, ठीक है। आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स मतलब इसका भी क्यू चार्ज तो इसका भी क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये लेंथ एल दिया हुआ है, और कुछ बोला 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल, ओके, और इनिशियली डिस्टेंस डी। चलिए इनिशियल सिचुएशन में बोल रहा है, इनिशियल सिचुएशन में बोल रहा है कि डिस्टेंस डी पे है, ठीक है। और डी जो देखिए एक कंडीशन दिया हो, इस कंडीशन को ध्यान रखिए, डी जो है ना एल से बहुत छोटा है, ये बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है ना। अब बोल रहा है बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, ठीक है, म्यूचुअल रिपल्सन का चलता है ऐसे, द चार्जेज बिगिन टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब चार्जेज रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज जो है ना वो कांस्टेंट दिया, मतलब dq/dt कांस्टेंट दिया। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है ना, चार्ज लीक हो रहा है, इससे चार्ज लीक हो रहा है, इससे चार्ज लीक हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, मतलब एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर, स्फीयर जो है ना अप्रोच कर रहा है, मतलब लीक ऑफ चार्ज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लीक ऑफ चार्ज। आपका लीक होता है चार्ज, आप में तो चार्ज ही नहीं तो लीक कहाँ से होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लीक ऑफ चार्ज हो गया। अब लीक ऑफ चार्ज के चलते क्या हो रहा है ना, बोल रहा है सवाल में कि स्फीयर जो है ना एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब दोनों पास आना चाहते हैं लिक करके। ये दोनों लिक कर दिए, लिक करके दोनों पास आना चाहते हैं। अब पास आना चाहते हैं तो इनको पास लाया जाए, सीधी सी बात है, पास लाया जाए। और पास आ रहे हैं कुछ भी वेलोसिटी, समझ में आ रहा है ना, भी वेलोसिटी से, कुछ भी वेलोसिटी से पास में आ रहे हैं, कुछ भी वेलोसिटी से पास में आ रहे हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मान लीजिए कुछ x नहीं दिया हुआ है इसमें, बोला देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स। ये v कैसे वेरी करेगा, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो सवाल दिया है उस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ के आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, चलिए एक बार और सवाल को पढ़ाता हूँ और फिर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिएगा, समझ लीजिए, बहुत सवाल कीजिएगा। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल, आर इनिशियली डिस्टेंस डी, और डी बहुत छोटा एल से, ठीक है। चलिए अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन का चलता है, ठीक है। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट, मतलब dq/dt कांस्टेंट है, इट्स ओके। एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर, जिसके चलते अप्रोच मतलब स्फीयर्स अप्रोच करने लगे एक दूसरे को, ठीक है ना, विथ v वेलोसिटी। अब पूछ रहा है ये v वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन होगा। इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन है। आपने कर दिया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ। देखो जब भी ये कंडीशन मैं आपको बताया था, ये क्या कंडीशन था, ये कंडीशन था कि जब भी ये d जो है बहुत छोटा होगा l से, तब एक रिलेशन बताया था कि जो रिलेशन बताया था कि जब, अभी देखिए यहाँ पे इसको चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे देखिए जो d है बहुत छोटा है l से, ये सवाल में बोल रहा है। तो एक और बात बताइए, ये जो x है ये तो और मतलब छोटा हो रहा है ना, क्योंकि ये v वेलोसिटी से अगर अप्रोच कर रहा है तो x और छोटा जा रहा है, मतलब ये d डिस्टेंस था, ये और छोटा होता जा रहा है, और छोटा हो जा रहा है, और छोटा हो जा रहा है, छोटा होकर कुछ x बन गया, तो x तो और छोटा हो गया l से ना, d इतना छोटा l से, और d लीक होने के चलते और पास में आ रहे हैं चार्जेस, तो x तो और छोटा होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x जिसके चलते बहुत छोटा हो गया l से। tan थीटा लिखिए, tan थीटा, ये क्या होगा Fe/mg, ठीक है ना, tan थीटा Fe/mg होगा। और Fe/mg अगर tan थीटा लिखा जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं k q1 q2 x² mg। कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे k q1 q2 x² mg। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए अभी ये आया अपना k q1 q2 x² mg, और ये tan थीटा को लिख सकते हो। अब tan थीटा को और एक चीज़ लिखते थे ना, tan थीटा को एक लिख सकते हैं x/2l। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कब, जब ये चीज़ हो तब, जब ये चीज़ हो तब, ये चीज़ हो तब। आपको बताया हूँ, इससे पहले बताया हूँ कि tan थीटा को आप
tan थीटा का जो है ना, tan थीटा को आप ये लिख सकते हैं, ये tan थीटा का वैल्यू मैंने लिखा x/12 कब, क्योंकि जब भी ये डिस्टेंस, जब भी एक छोटा होगा एल से, जब भी ये डिस्टेंस छोटा होगा एल से, ये थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। थीटा जब भी स्मॉल होगा, थीटा जब भी स्मॉल होगा तो क्या होगा, जब भी थीटा स्मॉल होगा ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाता है। जब भी tan थीटा लिखते हैं, जब ये इसके बराबर होगा तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, मैं आगे नहीं बताऊँगा, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ, इसमें समय नहीं लगाना, ठीक है। तो x/12 हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे कटाते हैं। अब कटाते हैं तो क्या हो सकता है, ये K तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन चार्जेस कांस्टेंट नहीं हो क्योंकि लीक हो रहा है, ठीक है ना, लीक हो रहा है। तो ये Q1 Q2 हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, Q1 Q2 क्यों लिखे, क्योंकि चार्जेस सेम है। तो Q1 Q2 मत लिखो, डायरेक्ट Q² लिखो ना, Q1 Q2 लिखना जरूरी है, Q² लिखो डायरेक्ट, Q² यहाँ पर भी लिखो डायरेक्ट Q², ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से L देखो, L जो है ना ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि धागा तो पहले से कांस्टेंट ही है, L कांस्टेंट है, सॉरी L क्यों लिख दिया मैंने, C लिखना चाहिए ना। धागा का लेंथ तो कांस्टेंट दिया क्योंकि इसमें जो था उसमें भी वही है। अब देखिए mg तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आ गया Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3। इस रिलेशन को ध्यान रखिए, इस रिलेशन का यूज नहीं होगा, इसको ध्यान मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान मत रखिए, इसको ध्यान मत रखिए, इस रिलेशन का यूज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस रिलेशन का यूज पिछले वाले सवाल में था, ठीक है ना। और ऐसा भी सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे x² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x3। अब यहीं से सवाल अपना सोल्व होने वाला, Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x3 है। अब यहाँ से अपना सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सोल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब अपना ये दिया हुआ है dq/dt कांस्टेंट है। अब dq/dt कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, dq/dt कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो dq/dt जो है ना, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है। मतलब चार्ज जो लीक हो रहा है, चार्ज जो लीक हो रहा है, अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज लीक हुआ तो अगले भी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज होगा, फिर अगले भी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए Q डायरेक्टली x⁻3/2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसके मतलब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dq/dt ये dx/dt ये कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि dt कर दिया, dq दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इधर किया तो उधर भी LHS RHS समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कैलकुलेशन देखिए, dq/dt क्या है, कांस्टेंट है, दिया हुआ है भाई, dq/dt कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, dq/dt कांस्टेंट है, इसके जगह कांस्टेंट डाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या करते हैं ना, dx/dx हम कर दें। ये सोचने वाला सवाल है, इसलिए समझ में इतना लग रहा है। dx/dx से तो डिवाइड कर सकते हैं, कट के 1 ही आएगा, तो 1 से कुछ चीज़ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है, सीधी सी बात। अब इसको लिखते हैं dx⁻3/2 अपॉन dx इंटू dx/dt। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए ये अपना कांस्टेंट C से लिखते हैं कांस्टेंट को, ठीक है ना, जगह नहीं है। अब dx⁻3/2 है ना, तो ये 3/2 आया नीचे उतर के, इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये आ जाएगा x⁻1/2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 -1 1.5 में से 1 गया 1/2, ठीक है, सीधी सी बात है। और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, पढ़ाया ना आपको काइनेमेटिक्स में, मैंने नहीं पढ़ाया, कहीं से तो पढ़ा होगा आपने, 12th पढ़ा रहा हूँ, बस समझ में आ रहा ना। देखिए dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी हुआ। अब इस वेलोसिटी को इधर लाइए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻½ कर लो, देख लो। अरे जब भी इस वेलोसिटी को इधर लाओगे, वेलोसिटी डायरेक्टली 3/2 x⁻½ होगा, वेलोसिटी पर -1 होगा तो माइनस उधर चला जाएगा, x⁻½ हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो कर देता हूँ, रोना मत। कहोगे सर क्या फटाफट कुछ भी कराते जा रहे हैं सर, कैलकुलेशन भी तो अच्छा से कराइए सर। देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई वैल्यू नहीं, कांस्टेंट को इधर मार लो, लात मारो, कांस्टेंट इधर लाओ, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻½ ये भी हो गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, ये ये हो गया C, ये नीचे आएगा बाई x⁻½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये यहाँ से आएगा C x⁻−½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये V क्या हो गया भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻−½ सॉरी यहाँ पे यार -½ अब एक बात बोलूँ आपसे, मान लो कि थोड़ा सा भी आपको साइन पुट करने में थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता तो आप ये भी आंसर ला सकते थे, x⁻½ समझ में आया। तो ये बहुत सावधानी से करने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए बताइए कि नीट लेवल का सवाल है भैया, नहीं है नीट लेवल का सवाल, मैं बोलता ही नहीं हूँ इसे नीट लेवल का सवाल। ये नीट में तभी सवाल को इसको डाला जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन आ जाता है, अच्छा जाता है कि रैंक को कम किया जाए, तब भी ऐसा सवाल डाला जाता है। तो आप एक बात को समझिए कि इस लेवल का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है ना, PYQ में है तो सोल्व कर लीजिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक लेवल का सवाल आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, हर एक चीज़ का सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो घबराइए मत किसी भी चीज़ के लिए। और ऐसे सवाल को जो है ना, अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है, अगर आपकी किताब में मिलता है, जिस किताब को कर रहे उसमें से कीजिए, लेकिन ढूंढिए मत कि ऐसा सवाल आ जाए, अरे बाप रे इतना सवाल कहीं आ गया तो क्या करूँगा। वो तब कीजिए
वैसे सवाल, जब आपसे ये शुरुआती जो सवाल जितने बेसिक लेवल के सवाल है, एडवांस लेवल के सवाल है, वहाँ तक कर लीजिए, बेसिक टू एडवांस तक, समझ, ये सुपर एडवांस सवाल है। यहाँ तक आप अगर डायरेक्ट मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, आपने नहीं किया होता पहले से, ये आपसे हो पता सॉल्व? नहीं हो पता, कभी भी नहीं हो पता, कुछ भी कर लेते नहीं हो पता सॉल्व। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, छोड़िए मत किसी भी चीज़ को। समझ में आ रहा? चलिए चलिए नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। चलिए नोट क्या कीजिए, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया आज, ठीक है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, पूरा पेंडुलम प्रॉब्लम को खंगाल कर रख दिया आपके सामने। अब समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए छूटने वाला नहीं है। अभी भी तो 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं HWSS सीरीज कराऊंगा तो ढूंढ के लाऊंगा 2-3 क्वेश्चन और पेंडुलम प्रॉब्लम से, और उसमें डालूंगा, आपका दिमाग का बत्ती खोलूंगा। समझ में आ रहा है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।